हेलो पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज एक नए उमंग के साथ, नई जोश के साथ एक क्लास स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत ही जल्दी हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने भी वाले हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सो बी रेडी, बी रेडी। ओके, तो अभी हमने अकाउंट्स का चैप्टर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसमें उसमें हम क्या करेंगे? हमने ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल पढ़ लिया था। हमने उसका थ्योरी पार्ट ही पढ़ लिया था। हमने प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं आपके सामने, उसमें एडजस्टमेंट्स भी किए थे, ठीक है? तो अब वो पार्ट आ रहा है जहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट्स की बात होगी। किसकी बात होगी? सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज की, है ना? तो हम हमारे मॉड्यूल से लेके बहुत सारी एडजस्टिंग एंट्रीज आज देखने वाले हैं। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे, ठीक है? मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या करना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? अभी एडजस्टिंग एंट्रीज कब कर रहे हैं हम पहले ही समझो, ठीक है? सबसे पहले समझो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है? एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ने वाला है। और एक एक करके बहुत सारी एंट्रीज है हमें समझनी। कितनी है मैं आपको ये बता रही हूँ, नंबर बता देती हूँ कितनी है। सो वी नो वेयर टू रीच। ओके, अपन आराम आराम से पढ़ेंगे। मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर इसी पे है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पे ही है। 1 सेकेंड, खुल जा जरा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना टोटल है हमारे पास। हाँ ओके, तो हमारे पास टोटल है ये 24 एंट्रीज है, ठीक है? ज्यादा नहीं है, 24 ही तो है, ज्यादा नहीं है। 12 एंट्रीज अभी करेंगे, 12 एंट्रीज एक और क्लास में करेंगे। दोनों क्लास में एडजस्टिंग एंट्री बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो अपना काम अभी क्या है कि अपन बैठते हैं चुपचाप, स्क्रीन के सामने देखते हुए, ताकते हुए, एक कॉपी और एक पेन अपने हाथ में लेते हुए, एंड जो जो मैं सिखाते जा रही हूँ, जैसे ही मैं सिखा दूं, 2 मिनट का पॉज लेना। 2 मिनट का पॉज लेना मतलब 2 मिनट को इस वीडियो को पॉज कर लेना, एंड समझना कि हाँ, ये क्या मेरे अंदर बैठ रही है चीज, अंदर बैठ रही है तो फिर लिख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम भी कि नहीं यार ये चीज हुई कैसे, ये चीज हुई कैसे, ओके, अगर वो चीज समझ में नहीं आए तो एक कमेंट डाल देना कि मैम मुझे ये एंट्री तो नहीं समझ में आई है। तो आप फिर से एक बार समझाओ, एक और क्लास लो और समझाओ। मुझे नहीं पता, एक और क्लास लो, आप समझाओ, है ना? तो मैं आपको वापस समझाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है? चलो, अब बिफोर स्टार्टिंग इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज में पहला एक इंट्रोडक्शन है, हम पहले वो रीड कर लेते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो पार्ट है हमारा लर्निंग वाला, वो दोनों एक साथ कंप्लीट होता जाएगा। ओके, हाँ। ये थी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज वाला पार्ट। For example, payment on account of expense, say rent, may be less or more than actual payment that ought to have been made during the accounting period. Similar situation may arise in respect of some revenue items also, say interest on investment. In order to ensure that final account disclose the true trading results and correct balances, it is necessary that all expenses incurred, whether paid or not, and the whole amount of loss sustained, whether ascertained or estimated, should be taken into consideration. मतलब क्या है इनका? कि है ना, हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं साल भर के, हम लोग एक्सपेंसेस जब करते हैं तो हमने उस साल में शायद उसकी एक्चुअल पेमेंट करी ही नहीं, है ना? बट है वो उसी साल के एक्सपेंसेस जो मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के बताए थे, है ना? और जो प्रीपेड के बताए थे वो इसी साल के, बट हमने उसको पेमेंट करी नेक्स्ट ईयर में। तो एक्सपेंस इनकर कब हुए हुए हैं? इस अकाउंटिंग पीरियड में, बट हमने पेमेंट करी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है? सेम चीज रेवेन्यू आइटम्स के साथ भी होती है कि है वो रेवेन्यू इस साल का, बट हमने अर्न किया नेक्स्ट ईयर में, ठीक है? मतलब अर्न किया इस साल में, है इस साल का, बट पेमेंट रिसीव हुई है नेक्स्ट ईयर में। तो है तो वो इस साल की। तो हमें बैलेंस शीट और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका ट्रू अकाउंट्स का ट्रू व्यू दिखाने के लिए, ट्रू रिजल्ट्स दिखाने के लिए कि प्रॉफिट सही है कि नहीं है, हम मैचिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट? मैचिंग कंसेप्ट में मैंने आपको तीन एक एंट्रीज बताएंगे, ठीक है? वो एंट्रीज कब होती है? वो एट द एंड ऑफ द ईयर में होती है। उन्हीं को एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है? वो एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज में भी कुछ एंट्रीज बनती है, ठीक है? तो हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? हमारा मोटिव ये है कि इस साल के जो एक्सपेंसेस है
मान लो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस साल के जो एक्सपेंसेस है और इस साल का जो रेवेन्यू है वो इसी साल के अकाउंट्स में दिखे, इसी साल के अकाउंट्स में दिखे। ऐसा ना हो कि हमने जो इस साल के एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाल दिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाल दिए। अगर हमने इस साल के एक्सपेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डाल दिए मतलब वो गलत ही हो गया, मैच ही नहीं कर रहा। एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है, ठीक है, एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए, एक दूसरे से मैच करना चाहिए। कि इस साल का रेवेन्यू 100 था, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने 80 रुपए का खर्चा किया है, 80 रुपए का खर्चा किया, तो वो इसी साल दिखना चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखना चाहिए, इसी साल में फंड दिखना चाहिए कि ये 100 रुपए कमाने के लिए मैंने इस साल ये 80 रुपए का खर्चा किया, इस साल ये 80 रुपए खर्चा किया, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से वी हैव टू मैच द एक्सपेंसेस टू इट्स रेवेन्यू अर्न, ठीक है, टू द रेवेन्यू अर्न। तो इसलिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज लास्ट ऑफ द मतलब एंडिंग ऑफ द ईयर में करते हैं कि हम एडजस्ट करें जो हमारा एक्सपेंस इनकम्स है, एसेट्स बैलेंस शीट में दिख रहा है, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जो दिख रही हैं, क्या वो इस साल की ही है तो इस साल में रखो, क्या वो नेक्स्ट ईयर की है तो उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो। ओके, ऐसी एंट्रीज करो जिससे हमारा इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल्स जो है वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, मतलब सही, और सही होना चाहिए किस चीज में, फेयर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गलत गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। Similarly, incomes की बात करें, at this require adjustment entries which are used to establish correct values of accounts balance at the end of the accounting period. Thus, accounting entries are those entries which are passed at the end of the each accounting period for the purpose of adjusting various nominal and other accounts so that true net profit or loss is indicated in profit and loss account and the balance sheet represents a true and fair view of the financial condition of an enterprises. यहाँ पे लिखा है कि वाई हमको एडजस्टिंग एंट्री क्यों पास करनी है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक ट्रू व्यू दिखाए, एंड बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारी है, जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है इस साल का बैलेंस शीट के हिसाब से, वो ट्रू और फेयर व्यू दिखाए, कि वो इसी साल का दिखाए, ठीक है। बिजनेस में अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस इट मच, है ना। एंड उसका रीजन यही है कि हम बिजनेस कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हम एनपीओ नहीं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हम बिजनेस कर रहे हैं एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए, एक इमेज बिल्ड करने के लिए, एक क्या बोल सकते हैं, एक एक हम चीज को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसका उसका क्या व्यू है, वो कैसे चल रही है, ओके, उसमें क्या चीजें सही दिख रही है कि नहीं दिख रही, जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है क्या वो सही है कि नहीं, अगर ये लॉस है तो क्या ये लॉस सही है मेरे बिजनेस के लिए, क्या मैं इतना ही प्रॉफिट अर्न करता हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का व्यू सही है कि नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई एडजस्टिंग एंट्रीज हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज दी गई हैं, अपन यहाँ से अभी नहीं पढ़ रहे, मैं आपको पहले समझाऊंगी, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो अपन एक एक करके एडजस्टमेंट एंट्रीज अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री आ रही है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। स्टॉक एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैसे, हम स्टॉक खरीदते हैं या हम स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा स्टॉक बनता है, क्या बनती है, इन्वेंट्री बनती है। जो चीज हमको सेल करनी है, जो चीज सेल करके हमको प्रॉफिट कमाना है, उस चीज को बोलते हैं स्टॉक, ये तो पता है सबको, है ना। तो वो चीज कितनी पड़ी है हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि अनसोल्ड कितनी है, unsold stock at the end of the year। साल के आखिर में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि साल के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक बच गया है आफ्टर सेलिंग एंड आफ्टर परचेसिंग। ओके, आफ्टर सेलिंग एंड आफ्टर परचेसिंग,
ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होता है, ये एंट्री करने के लिए हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स रहता है। पहला बहुत सिंपल होता है, पहली एंट्री मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमको क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा। ओके, ये तो हमको पता है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट क्रेडिट साइड पे सेल्स के जस्ट नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखता है। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया नॉर्मल तरीके से। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको आप कहाँ कहाँ शो करते हो? ठीक है, इसको तो पहली चीज आप क्रेडिट साइड कहाँ पे शो करते हो? ट्रेडिंग में। ठीक है, ये तो ये एंट्री से ही पता चल चुका है हमको। दूसरी चीज, आप इसको एसेट साइड में शो करते हो, कहाँ पे? बैलेंस शीट के। ठीक है, करते हो। और यही जो क्लोजिंग स्टॉक है विल बिकम्स इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर, तीनों चीजें क्लियर है कि क्रेडिट साइड के ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट पे तो हमको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, दूसरा एसेट साइड के बैलेंस शीट में दिखता है, और ओपनिंग स्टॉक के नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग स्टॉक यही क्लोजिंग स्टॉक बनता है। ये तो हमारे पास पहला ऑल्टरनेटिव हो गया ए। ठीक है, बी, एक और ऑल्टरनेटिव है जिस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वो ये है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। इसमें हमने क्या किया ना, जो हमारा परचेस अकाउंट बनता था, जो हमारा परचेस अकाउंट बनता था, उसी में से हमने स्टॉक को खत्म कर दिया। ठीक है, जो हमारा परचेज अकाउंट बनता था उसी में हमने स्टॉक को क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। जो भी परचेज हमारा अमाउंट था उसमें से हमने स्टॉक को यहीं पे एडजस्ट कर दिया, ये एंट्री पास करके। ठीक है, इस एंट्री को पास करके हमने ये काम किया। तो इस एंट्री को पास करके हमने क्या किया? पहली बात तो अब आपको स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परचेसेस में ही माइनस हो गया, और परचेस ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये तो हमको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है परचेस अकाउंट। परचेस में से ही हमने स्टॉक को माइनस कर दिया है, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक अब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिखेगा आपको। ठीक है, कहाँ दिखेगा? ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ रहता है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। ठीक है, ये वाले जब अपन एंट्री पास करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप एंट्री पास करते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ऑलरेडी डबल एंट्री पास हो चुकी है, तो अब हम इस कोई एंट्री पास नहीं करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, और इट विल स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेसेस डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली स्टॉक को परचेस से ही रिड्यूस कर दिया है, तो अब हम उसको कहीं और नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है, थर्डली, जो एसेट साइड है बैलेंस शीट का, वहां पे हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो हम एसेट साइड बैलेंस शीट में भी इसको शो करेंगे, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक हमारी जो रहती है वो एक क्या रहता है? एसेट रहता है, करंट एसेट रहता है। तो वी हैव टू शो इट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिख गया है और बैलेंस शीट में दिख गया है। बट जब हमने ये एंट्री पास की, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट से एंट्री पास करी है, तब हमने परचेज से एडजस्ट नहीं किया है, तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी दिखाएंगे एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाएंगे, और वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, बट जब हम स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट पे करते हैं, तो हमने परचेज से डायरेक्टली स्टॉक को एडजस्ट कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया स्टॉक को ऑलरेडी परचेसेस से। तो हम सिर्फ उसको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, वो जब ट्रायल बैलेंस बन के आएगा तब उसमें दिखेगा, एंड एसेट साइड की बैलेंस शीट में दिखेगा। वो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वापस नहीं एंट्री होगी उसकी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई एंट्री? चलो, सेकंड पे आते हैं। सेकंड एंट्री है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऑलरेडी यू गाइज आर अवेयर अबाउट कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में इसका कंसेप्ट समझाया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है येट टू बी पेड। ये बात को हमेशा याद रखना। ऐसे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड
ठीक है, इन द करेंट ईयर, ठीक है, इसी साल के एक्सपेंस है, इस साल में इनकर्ड हुए हैं, बट पेड इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल उसकी पेमेंट करी है, बट है तो वो इसी साल के एक्सपेंसेस ना, तो आप उसको कब दिखाओगे? तो इट विल बी चार्ज इन करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसको हम कब चार्ज करेंगे? हम उसको करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, क्योंकि वो कब का एक्सपेंसेस है, वो इसी साल का एक्सपेंस है, ठीक है, इसी साल का एक्सपेंस है, भले उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुई है, भले उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुई है, बट है वो इसी साल का एक्सपेंस, और बेनिफिट उस एक्सपेंस का हमको कब मिला है? इसी साल ही मिला है, वो एक्सपेंस करने से हमको बेनिफिट इसी साल में मिला है, तो हम इसी साल में, ठीक है, इसको एक्सपेंस करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपन क्या करेंगे? उसको हम बुक्स में लेके आएंगे, हमको ये एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बुक्स में हम उसको लेकर आएंगे एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, जो पेमेंट नहीं हुई है बट येट टू बी पेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी एंट्री बताती हूँ मैं आपको, इसकी एंट्री क्या होगी वो करते हैं अपन, ठीक है। इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा ना कि जो एक्सपेंस अपन ने डेबिट किया है वो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिख जाएगा। वही वही जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो कहाँ दिखेंगे? पहली चीज, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी दिखेंगे, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेंगे, और दूसरा ऑलरेडी हो चुका है डेबिट साइड में, यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, ठीक है, और दूसरी चीज ये चीज क्या यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, सेम अमाउंट रहेगा ना, जो भी एक्सपेंस का अमाउंट रहेगा सेम रहेगा, तो ये दोनों चीजें एक ही है, ये दोनों चीजें एक ही है, तो यहाँ पे से अपन को एक को हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे जा रहा है ना, एक्सपेंस अकाउंट में हम इसको ऑलरेडी डेबिट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा। दूसरा दूसरा जो मैं आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी तीनों की ट्रिक में से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा कहा जाता है लाइबिलिटी साइड, कहाँ के? बैलेंस शीट के, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिख जाएगा, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ये दिख जाएगा, ठीक है, ये तो हमने इस साल की एंट्री लास्ट ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट ऑफ द डेट पे हमने कर दी, एंडिंग ऑफ द ईयर में हमने इसको एक्सपेंस को इस साल में दिखा दिया। नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे। किस तरीके से रिवर्स करोगे? रिवर्स एंट्री कैसे पास करोगे? आप करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपने पेमेंट करी है, कैश की एंट्री से पेमेंट किया तो कैश, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा करके आप डाल दोगे, एंड आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लाइबिलिटी में दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड ऑफ द ईयर दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट ईयर हम एक एंट्री पास करेंगे इसी की खत्म करने के लिए, रिवर्स एंट्री पास करते हैं। कब करेंगे ये नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नेक्स्ट ईयर में एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे, और रिवर्स एंट्री क्या होगी? रिवर्स एंट्री मैं छोटे में दिखा देती हूँ आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जिससे भी आपने पेमेंट करी है, क्योंकि पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुई ना, तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से हम कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को अपन इस साल के नहीं छेड़ेंगे, इस साल के नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को अपन टच भी नहीं कर रहे हैं। हमने लाइबिलिटी साइड का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हटा दिया, तो अब लाइबिलिटी में जीरो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कैश और बैंक से पेमेंट कर दी तो पेमेंट की एंट्री भी हो गई। समझ में आया? समझ में आया? किसी भी अकाउंट को जब बंद करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो हम उसकी रिवर्स एंट्री पास करते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट साइड में दिख रहा था, कहाँ दिख रहा था? क्रेडिट साइड में दिख रहा था, हमने उसको डेबिट साइड में दिखा के उस अकाउंट को अब क्लोज कर दिया। डबल एंट्री है ना, जो चीज क्रेडिट है उसको डेबिट कर दोगे तो वो बंद, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी, ओके, उतने ही अमाउंट से। तो ये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब बाकी सारी जो अपने अक्रूड और उसकी थी प्रीपेड की,
सेम ऐसी एंट्री होती है। मैं उसमें ज्यादा वो नहीं दूंगी, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आती है एंट्री अक्रूड इनकम की। अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है येट टू बी रिसीव्ड, जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस येट टू बी रिसीव्ड होता है अक्रूड इनकम। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। ऐसा इनकम विच इज अर्नड इन करंट ईयर में अर्न किया है, बट पेमेंट इज रिसीव्ड कब? इन नेक्स्ट ईयर में इसकी पेमेंट हमको रिसीव हुई। ओके, हमने अर्न किया इसी साल में, रिसीव करी है पेमेंट नेक्स्ट ईयर में, तो है तो वो इसी साल की, तो रिकॉर्ड कब होगी? विल बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल इसी साल में, इसी साल के पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो इसी साल की ही इनकम है। इसी साल की इनकम है तो हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वही सेम एंट्री क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब ये तो सबको पता है कि इनकम अकाउंट पी एंड एल में जाता है, तो हम अक्रूड इनकम इनकम को भी पी एंड एल में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? हम इसको भी लेके जा रहे हैं पी एन एल के, कहाँ पे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अक्रूड इनकम कहाँ जाता है? एसेट साइड में लिख दो, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिख लिख दिया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी रिवर्स एंट्री हम पास करेंगे, रिवर्स एंट्री इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से रिवर्स एंट्री क्या पास हो जाएगी? जो भी अपन ने कैश बैंक जहां से पेमेंट हमको रिसीव हुई है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे अपन टू अक्रूड इनकम अकाउंट। ये हम एंट्री करके खत्म कर देंगे, ये एंट्री करके हम इस एंट्री को खत्म कर देंगे। समझ में आता है ना? ऐसी इनकम जो इस साल की है, तो हमें इस साल के पी एंड एल में उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, बट मिल वो नेक्स्ट ईयर में रही है, तो मतलब अभी उस पे हमको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो मतलब वो एसेट बन चुका है, कि वो इनकम तो हमने अर्न कर ली बट पैसा आना बाकी है, तो हमने उसको एसेट साइड में दिखा दिया। फिर जब हमने उसको एसेट साइड में दिखा दिया, ओपिनियन में डाल दिया, मतलब कि इस साल तो ठीक हो गई। अब हमको रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर में पास करनी पड़ेगी, जब हमको पेमेंट रिसीव हुई है ना? जब पेमेंट रिसीव हुई तो हम पी एंड एल को नहीं छेड़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, पी एंड एल को नेक्स्ट ईयर में हम नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट को अक्रूड इनकम जो हमारे एसेट साइड में दिख रहा था, उसको यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। जो चीज डेबिट हुई थी हम उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो वो रिवर्स एंट्री करके खत्म हो जाएगा अकाउंट, अक्रूड इनकम का अकाउंट जीरो हो जाएगा और कैश में हमारे पास पैसा भी आ जाएगा। और जिस ईयर के पीएनएल में उसको क्रेडिट होना चाहिए था, उस साल के पीएनएल में वो क्रेडिट भी हो गया, तो हमारे अकाउंट सही हो गए। सेम एंट्री आती है एक और, जिसको अपन नाम देते हैं फोर्थ एंट्री, विच इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें ये नाम से आया था अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, और अपन ने सारी एंट्री करी थी उसमें, आउटस्टैंडिंग की भी की थी, अक्रूड की भी की थी, प्रीपेड की भी एंट्री करी थी। क्या वो एडजस्टमेंट्स याद आ रहे हैं कि अपन ने कैसे उसको बैलेंस शीट और पेन में एडजस्ट किया था? अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पेड इन करेंट ईयर, ऐसे एक्सपेंसेस को जिसको अपन ने करेंट ईयर में पे कर दिया है, बट बिलोंग्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमने पेमेंट तो इस साल कर दी है, बट है वो नेक्स्ट ईयर का। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस इस साल का पे करने के साथ साथ नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया साथ में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया साथ में। क्या उसका बेनिफिट हमको इस साल मिलना चाहिए? नहीं, वो है नेक्स्ट ईयर का, तो हमको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बेनिफिट shall be received इन नेक्स्ट ईयर। तो हमको बेनिफिट भी इसका नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए, मतलब वो इस साल का है ही नहीं, तो उसको इस साल के पीएनएल से हटाओ, उसको इस साल के पीएनएल से आपको हटाना पड़ेगा इस एक्सपेंस को।
ठीक है, तो आप इस एक्सपेंस की एंट्री कैसे करते हो? जो आपने आउटस्टैंडिंग की करी थी ना, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, मतलब इस एंट्री से हम उसको एक्सपेंस अकाउंट में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या क्या वो आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे आएगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंस। ठीक है, फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। जिस भी चीज का वो एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस में से इस अमाउंट को हम डिडक्ट कर देंगे, इस अमाउंट को हम डिडक्ट कर देंगे। मान लो कि हमारा पीएनएल अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपेंस दिख रहा है इस अमाउंट से, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस इस अमाउंट से, और जो भी आएगा वो अमाउंट को हम एज एक्सपेंस यहाँ पे शो कर देंगे, एज एक्सपेंस यहाँ पे शो कर देंगे। इस तरीके की एंट्री होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, हम इसको क्या दिखाएंगे, हम इसको दिखा देंगे एसेट साइड में, किसके, बैलेंस शीट के। ट्रिक याद आ रही है जो मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, बाकी दोनों एसेट साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, बाकी दोनों एसेट साइड में चले जाएगी। ओके, क्योंकि वो एक्सपेंस हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, इस साल ऑलरेडी कर दिया है, मतलब नेक्स्ट ईयर से उसका बेनिफिट लेना बाकी है। अब वो एक्सपेंस हम वापस नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक्सपेंस हम वापस नहीं करेंगे, वापस इनकर नहीं करेंगे, और वो चार्ज भी हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो हमने इस साल उसको क्या कर दिया, एसेट साइड में दिखा दिया। कैश बैंक हमारा ऑलरेडी हो चुका है डेबिट इसमें, प्रीपेड एक्सपेंस में, यस। अब और इसको हम फिर, ये हमने करंट ईयर में एंट्री करी ना, कब की, करंट ईयर में एंट्री करिए। नेक्स्ट ईयर में आप इसकी रिवर्स एंट्री पास करोगे, रिवर्स एंट्री इन नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर के एंड में नहीं करोगे, हर रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पास हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो पेमेंट आया, पहले की 3 महीने पेमेंट आ गया, पहले की जब वो पेमेंट आया, जब वो पेमेंट किया, जब भी करना है वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हो जाती है एंट्री। ठीक है, तो रिवर्स एंट्री पास होगी इन नेक्स्ट ईयर। और वो एंट्री कैसे होगी, वो एंट्री अपन कैसे करेंगे, वो एंट्री अपन ऐसे करेंगे, अपना पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, पीएनएल को हमने डेबिट कर दिया, पीएनएल को डेबिट कर दिया, तो हमने जो इस एंट्री का इफेक्ट था उसको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट में दिखाए थे, यहाँ क्रेडिट में दिखाया, ये कैंसिल आउट हो गया। और पीएनएल अकाउंट सही ईयर का, कौन सी ईयर का है पीएनएल अकाउंट, नेक्स्ट ईयर का डेबिट भी हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का डेबिट भी हो जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट में हमने सही तरीके से अब एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, क्यों, इस नेक्स्ट ईयर का ही एक्सपेंस था। इस साल में उसको हटा दिया, इस साल के करंट ईयर के एक्सपेंसेस से उसको उसको हटा दिया हमने, रिड्यूस कर डिडक्ट कर दिया, और नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस हमने उसको दिखा दिया। तो यहाँ की एंट्री हमारी प्रीपेड वाली एडजस्ट हो गई है। ठीक है, अब आते हैं सिमिलर एक एंट्री में, सिमिलर टाइप की एक एंट्री, फिफ्थ एंट्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलने वाले हैं अर्न अर्नड अर्न इनकम। एंड इसको एक और चीज बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोल रहे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, पेड इन एडवांस, है ना, जो हमने पे कर दिया एडवांस में। वहीं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अर्न अर्नड इनकम, जो हमने अभी तक कमाई नहीं है वो इनकम को पहले मिल गई। मान लो कि मैं कहीं पे कंसल्टेशन करने जाने वाली थी, ठीक है, उसने मेरे को एडवांस पेमेंट दे दिया अभी से, उसने मेरे को दे दिया 5 लाख रुपए अभी से। ठीक है, कंसल्टेशन करना है मेरे को नेक्स्ट ईयर में, बट उसने मुझे इसी साल में पेमेंट कर दिया। मतलब ऐसी इनकम which is received in current year। ठीक है, करंट ईयर में रिसीव करी है, बट इट इज एक्चुअली अर्नड इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये कब को बिलोंग करती है, हेंस इट बिलोंग्स टू
नेक्स्ट ईयर। तो ये जो रेवेन्यू है, ये जो इनकम हमको हो रही है, वो है नेक्स्ट ईयर की, बट हमको रिसीव आज हो चुकी है, मतलब हमारे कैश बैंक आज डेबिट हो चुके हैं, आज हमको ये मिल चुकी है। तो हम इसकी एंट्री एंड ऑफ द ईयर कैसे करेंगे? तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्न इनकम। ठीक है, या इनकम अर्नड एंड एडवांस, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों अकाउंट आप बना सकते हो। इनकम अर्नड एंड एडवांस, या एडवांस इनकम भी लिख सकते हो, या अर्न एंड इनकम भी लिख सकते हो, ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है। ठीक है, तो ये किस इस पोर्शन का रेवेन्यू जो था, मान लो कि 1,000 रुपए हमको अर्न हुए, है ना, मतलब 1,000 रुपए हमने रिसीव किए, उसमें से जो 200 रुपए हैं, उसमें 200 रुपए तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस साल की इनकम है ही नहीं। सेम हमने ये एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, और ये एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें सेम ये एंट्री हमने करी थी, सेम यही इसका इफेक्ट किया था। ठीक है, अब अर्नड इनकम का क्या इफेक्ट होगा? अर्नड इनकम का क्या इफेक्ट होगा? पहला इफेक्ट तो इसका ये होगा कि इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर का जो इनकम है उसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे। दूसरा, इट विल बी शोन एट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी लाइबिलिटी साइड में क्यों शो हो रही है? क्योंकि ये पैसा हमको मिल चुका है, बट अभी हमारा काम करना रह गया है। ठीक है, हमारा काम, जो हमारी परफॉर्मेंस है, अभी रेडी, अभी हुई नहीं है, अभी तक हुई नहीं है, तो हमारा काम करना अभी बचा है। हमने इनकम पहले ही आ चुकी, रिसीव पहले हो चुके हैं, तो अब हमारी लाइबिलिटी है वहां पे जाके कंसल्टेंसी देना, जो भी उसने इनकम दी है, कमीशन दिया है, तो वो काम करना। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी अब बच गई है काम करने की, हमने इनकम पहले अर्न कर ली, इसलिए हम उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री करेंगे। रिवर्स एंट्री करेंगे कहाँ पे? इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे। एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, अर्न अर्नड इनकम अकाउंट डेबिट टू, इनकम जो है वो हमको हो गई है, जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस में एंट्री करी थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमने एक्सपेंस को शो कर दिया था नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में। वैसे ही अर्न अर्नड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट अपन एंट्री कर देंगे। अब वो पीएनएल में चली गई है इनकम साइड पे, अब सही तरीके से चली गई। इस साल के पीएनएल में से हमने उसको हटा दिया पहले, तो इस एंट्री में ये जो हमारी एंट्री थी, ये करेंट ईयर की है। ठीक है, करेंट ईयर की है, तो इस साल की एंट्री से हमने उसको पीएनएल में से हटा दिया। इनकम अकाउंट कहाँ दिखता है? पीएनएल में दिखता है, तो इस साल के पीएनएल से हटा दिया, नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में उसको हमने डाल दिया सही तरीके से क्रेडिट साइड पे। अब वो हो गई एंट्री सही, अब वो हो गई एंट्री सही। एडजस्टमेंट एंट्री का यही मतलब होता है कि इस साल के अकाउंट सही कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के अकाउंट सही कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। क्या अर्न अर्न इनकम समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलो, अर्न एंड इनकम तक तो हम पहुंच गए हैं। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने 5 एंट्री करी है। ठीक है, अब 6th एंट्री पे आ रहे हैं हम। 6th एंट्री हमारी है, जिसको हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन की एंट्री। डेप्रीसिएशन की एंट्री। सबने डेप्रीसिएशन पढ़ा हुआ है, सबने डेप्रीसिएशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या डेप्रीसिएशन में कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत होती तो अभी तक मेरे पास एक कमेंट आना चाहिए था कि मैम ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक में दिक्कत है, या ये कंसेप्ट में दिक्कत है, मैं वापस समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं डाउट सेशन क्लास भी लूंगी, तो इसलिए बेटर है कि आप जो भी डाउट्स लिख दो, तो मैं एक सेशन में सब कुछ समझा दूं। ओके, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन ने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की सबको एंट्री पता है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लो, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लो। डेप्रिसिएशन के बारे में और समझाऊं क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि जब एसेट में क्या होता है, कोई वेयर एंड टेयर हो जाता है। ठीक है, हर साल एसेट में जब अपन यूज करते हैं तो वेयर एंड टेयर होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसका यूज की वजह से हो रहा है। और तीसरी चीज ये होती है कि ऑब्सोलेंस भी हो जाता है। ऑब्सोलेस
हाँ, ऑब्सोलेट, ठीक है। तो मतलब ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि वो चीज अब पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो टाइम के साथ साथ वेर एंड टेयर, उसका यूज करने से उसमें खराबी आना या ऑब्सोलीट हो जाना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं एसेट की ट्रू वैल्यू दिखाने के लिए, बुक वैल्यू दिखाने के लिए, कि आज की डेट पे एसेट की वैल्यू क्या बच गई है हमारी बुक्स के हिसाब से। ओके, तो हम क्या करें डेप्रिसिएशन में? डेप्रिसिएशन में एक तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम पी एंड एल में डेबिट करके हमारा नॉन कैश एक्सपेंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस दिखाते हैं। ऐसा एक्सपेंस जिसमें कैश हमारे बुक से बाहर कहीं नहीं जा रहा। ऐसा एक्सपेंस जहां से हमारा बुक से कोई कैश बाहर जा ही नहीं रहा है। नॉन कैश एक्सपेंस है। दूसरा, ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। दोनों बातें क्लियर है कि फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस भी करता है, और दूसरा दोनों इफेक्ट पड़ता है इसका, है ना। तो इसकी एंट्री होती कैसे? इसकी एंट्री इस तरीके से होती है। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, है ना। इससे क्या हुआ? डेप्रिसिएशन आपका कहाँ दिख गया? पी एंड एल में डेबिट हो गया, ठीक है, पी एंड एल में डेबिट हो गया। दूसरा, फिक्स एसेट की वैल्यू जो थी वो रिड्यूस हो गई, इतने ही अमाउंट से, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से फिक्स एसेट की वैल्यू भी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो ये एंट्री का ये इफेक्ट पड़ता है, ये एंट्री का ये इफेक्ट पड़ रहा है। क्या ये चीज सही है? क्या चीज समझ में आ गई? अच्छा, जब हमें क्वेश्चन में एक ट्रिक है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर, ठीक है, ये मैं एक नोट बना लेती हूँ, उसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। नोट कर लो एक चीज, आप नोट कर लीजिए एक चीज। एक मिनट ना। अरे, हाँ, एक चीज को यहाँ पे नोट कर लो। जब भी कोई भी एक्सपेंस या इनकम, ऑलरेडी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये सारे एक्सपेंसेस जो रहते हैं, ठीक है, इफ दीज एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस and depreciation are already shown in trial balance, ठीक है। जब भी ये एक्सपेंसेस और इनकम्स जो एडजस्टिंग एक्सपेंसेस अपन ने किए, एडजस्टमेंट एंट्रीज करी है, डेप्रिसिएशन जो भी था, ठीक है, ये सारे अगर ट्रायल ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस दी उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो मतलब कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी हमने ये एंट्री कर ली है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको एक ही एंट्री करनी पड़ेगी, अमाउंट को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। अब हमको फिक्स, देखो, अगर आपके ट्रायल बैलेंस है, मान लो कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए चार्ज हो चुका है, और आपका फिक्स एसेट का अमाउंट 9,000 रुपए दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीज दिखी हुई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए, सॉरी, एक मिनट, गलत चीज दिखा दी मैंने आपको। ये दोनों सेम साइड ही दिखते हैं। ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 1,000 रुपए हमने एक्सपेंस डाल दिया है, और फिक्स एसेट का अमाउंट कितना है? 9,000 रुपए। फिक्स एसेट कितना है हमारा? 9,000 रुपए का है। मतलब ये है कि ये डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट 1,000 रुपए ऑलरेडी फिक्स एसेट के अमाउंट से माइनस हो चुका है। माइनस होने के बाद का अमाउंट है ये, जो ये अमाउंट दिख रहा है 9,000, डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद है। मतलब डेप्रिसिएशन होने के पहले का अमाउंट कितना था? 9,000, 10,000 रुपए था। डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद 9,000 बच गया है। तो जब आप इसकी एंट्री करोगे तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, एक ही एंट्री। जब ये ऐसा केस आता है तो इसकी एंट्री पता है क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड, सॉरी, ये एंट्री नहीं होगी।
ये एंट्री नहीं होगी आपकी, एंट्री कुछ और होगी। एक मिनट ना। एक मिनट, 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 एक मिनट। हम्म। हाँ, अब देखो। हाँ, तो अब जब जब ऐसी चीज होती है ना, जब ऐसी चीज होती है कि आपके ऑलरेडी उसमें दिख रही है, उसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि कितना आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है और फिक्स एसेट का अमाउंट भी दिख रहा है। मतलब एसेट भी दिख रहा है ऑलरेडी और डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है ऑलरेडी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आपको सिर्फ पी एंड एल में ट्रांसफर एंट्री डालनी है। ठीक है, सिर्फ पी एंड एल में ट्रांसफर एंट्री डालनी है। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब आपने पी एंड एल को डेबिट कर दिया है, किसके अमाउंट से? डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बस डेबिट कर दिया। अब बस आप डेप्रिसिएशन की वो एंट्री जो पी एंड एल में है वो जाएगी। एसेट का अमाउंट आप चेंज नहीं करोगे बैलेंस शीट में जाके। एसेट का ऑलरेडी अमाउंट 9,000 हो चुका है। ऑलरेडी क्या हो चुका है? 9,000 हो चुका है। तो अब वापस इसमें 1,000 रुपये माइनस करके इसको 8,000 नहीं करने वाले। ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है, जब ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिख रहा है, तो आपको सिर्फ पी एंड एल में डेप्रिसिएशन दिखाना है एंड दैट इज इट। बस आपको यही करना है। ओके। आप इसमें से अ, अपने एसेट में से और अमाउंट माइनस नहीं करोगे। ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी। जब आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो तो बैलेंस शीट में आपका फिक्स एसेट यहाँ पे कितना दिखेगा? 9,000। जबकि जब आप नॉर्मल एंट्री पास करते हो, जब आप नॉर्मल एंट्री यहाँ पास करते हो, तो आप क्या करते हो? जब आप नॉर्मल एंट्री पास करते हो और बैलेंस शीट दिखाते हो, तो आप फिक्स एसेट दिखाते 10,000 के, उसमें से माइनस करते डेप्रीसिएशन 1,000 का, और फिर आप अमाउंट दिखाते कितना? कितना दिखाते? 9,000। बट ये ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में हो चुकी है बात। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बात हो चुकी है और एसेट भी हमारा रिड्यूस हो चुका है उतने अमाउंट से। तो हम डायरेक्ट ये दिखाएंगे। ठीक है। और पीएनएल में क्या करेंगे? पीएनएल में सिंपल जो डेप्रिसिएशन हमारा दिखता है 1,000 रुपए एक्सपेंस साइड पे, वही दिखेगा। सेम यहाँ ऊपर भी सेम होगा। इधर इस एंट्री में भी सेम यही होगा। इस एंट्री में भी सेम पी एंड एल में डेप्रिसिएशन हमारा 1,000 रुपए यहाँ दिखेगा। ठीक है। और इधर पे जब अपन करेंगे तो बैलेंस शीट में 9,000 दिखेगा यहाँ पे, और 10,000 यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या ये बात? अच्छा। इस पे एक और चीज है। जब अपन प्रोविजन की बात करते हैं, है ना, प्रोविजंस की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन में जब प्रोविजंस की बात आती है, पहला नोट तो ये आपको समझ में आ गया कि पहला नोट क्या है। ये नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट एक और चीज समझो। हमने प्रोविजन और डेप्रिसिएशन ही पढ़ा है ना। हमने डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स पढ़े। ठीक है। डेप्रिसिएशन के हमने टू मेथड्स पढ़े। ठीक है। दो मेथड्स पढ़े। कैसे? एक तो हमने विथआउट प्रोविजन वाला मेथड पढ़ा, जहां पे हम प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। उसके लिए जो ऊपर वाली एंट्री थी, सिमिलर हम एंट्री पास करते हैं, जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। ठीक है। जो नॉर्मल एंट्री होती है हम उसको डायरेक्टली पास कर देते हैं। है ना। यही होता है। और सेकंड हमारा होता है विथ प्रोविजन वाली एंट्री। विथ प्रोविजन, जहां पे हम क्या करते हैं? प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पहले हम प्रोविजंस बनाते हैं डेप्रिसिएशन के, एंड आखिर में जब हम लोग सेल करते हैं उस एसेट को, तब जाके पूरा का पूरा जो प्रोविजन हमने बनाया है वो पूरा एसेट अकाउंट में माइनस कर देते हैं। मतलब हम स्टार्टिंग से प्रोविजन बना रहे हैं, तो हम एसेट अकाउंट का वैसी अमाउंट रहेगा। एसेट अकाउंट 10,000 का था तो 10,000 ही रहेगा। उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ एक प्रोविजन बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रोविजन बना रहे हैं। ओके। तो प्रोविजन अकाउंट कैसे दिखता है? अच्छा, एक मिनट रुकना।
हाँ, तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अक्यूमुलेट हो रहा है डेप्रिसिएशन इसमें। ठीक है, अक्यूमुलेट होता है, मतलब हम डेप्रिसिएशन तो डाल रहे हैं, बट डेप्रिसिएशन कहाँ डाल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट में नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड एंट्री हमारी ये होती है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमने पी एंड एल का अकाउंट डेबिट कर दिया और डेप्रिसिएशन अकाउंट से कर दिया, तो डेप्रिसिएशन निल हो जाता है इस साल में। अब वो प्रोविजन कहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इस साल हमने एक्सपेंस क्लेम किया ही नहीं उसका। एक्सपेंस एक्सपेंस मतलब कि हम लोग एसेट में उसको माइनस कर ही नहीं रहे, एसेट में उसको माइनस कर ही नहीं रहे हैं, वो हमारा इस तरीके से दिख रहा है। एक सेकेंड ना। ठीक है, ये समझ में आया डेप्रिसिएशन का दो मेथड जो होते हैं प्रोविजन वाले। क्वेश्चन जब आएगा ना अपन इसको और से समझेंगे। इसमें क्या आपको एकदम से भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके लिए। तो इसके लिए ना अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके लिए इस मेथड को समझाने के लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। उसमें अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन जब दो मेथड से होता है, विथ विदाउट प्रोविजन और विथ प्रोविजन वाला, तो जब विथ प्रोविजन वाला होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको अपन क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, इसको अपन कैसे समझेंगे? क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। जितने ही प्रोविजंस है, इसके बाद ना दो तीन और प्रोविजंस है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, बेड डेट्स हमको पता है क्या होता है। ओके, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। तो ये सारे प्रोविजंस हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन हम समझेंगे ना एक मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, उससे अपन जितने प्रोविजन के चीजें हैं उनको उसी समझेंगे। ठीक है, तो इससे अपन सारे प्रोविजंस और रिजर्व्स जो थे वो समझ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 10वें तक पहुंच जाएंगे सारे प्रोविजंस को मिला के। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्लास को अपन यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि अपन प्रोविजंस वाले सारे उसमें करेंगे। और जितने एडजस्टमेंट्स अभी तक हमने देखे हैं, जितने एडजस्टमेंट्स अभी तक हमने देखे हैं ना, वो सारे एडजस्टमेंट्स उसमें हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। तो अभी तक के जितने एडजस्टमेंट्स है, देखो अभी हमने कितने कर लिए? अभी तक अपने कितने कर लिए? छह। ये कर लिए हैं चार प्रोविजन वाले। चार प्रोविजन वाले कैसे हैं? ठीक है, एक तो ये प्रोविजन वाला हो गया, तो ये इसी में छठवें में इंक्लूडेड है। ओके, एक अपन को करना है, एक मिनट, एक अपन को करना है यहाँ पे सेवेंथ में बेड डेट्स की। ठीक है, बेड डेट्स की एंट्री तो सेम है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट है ना। बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है सबको मालूम है? क्या मालूम है आपको? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है बेड डेट्स की। एक अपन को करना है, आठवां हो गया, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एक अपन को ये करना है। नाइन्थ पे अपन को एक करना है एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक ये हो गए। और 10वीं अपनी एंट्री होगी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, ये इसके इन सब के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इससे अपन को इजीली समझ में आएगा कि ये कैसे होगा। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ के चार पांच जो हमारे बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे एंड हमारे 10 तो हो जाएंगे। उसके बाद ज्यादा नहीं बचे हमारे पास। इसके बाद कितने? 24 है ना, 24 है हमारे पास। उसके बाद 14 और बचेंगे जो कि फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि जितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो सारी हम कंप्लीट कर लें, और सब हमारे पास कंप्लीट हो जाए, हमारे पास पूरा पूरा पैक हो जाएगा। ठीक है, पूरा पैक हो जाएगा एंड देन वी विल बी डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।